22 अप्रैल 2026, दिन बुधवार। दिल्ली का पॉश इलाका कैलाश हिल्स। सुबह के करीब 8:30 बज रहे थे और एक IRS अधिकारी और उनकी पत्नी जिम से लौटे। हर रोज की तरह उनका रूटीन था और जैसे ही वो सुबह घर लौटे, घर का उन्होंने दरवाजा खोला, जूते उतारे और आवाज लगाई। किसे? अपनी बेटी को। कोई जवाब नहीं आया। एक बार फिर आवाज लगाई और इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर के लिए इन्होंने सोचा होगा कि शायद वो गहरी नींद में है, या फिर मे बी उसने हेडफोन्स लगाए हुए हों, या फिर किसी के साथ कॉल पर हो। इसके बाद वो ऊपर जाते हैं छत पर, जहां पर एक अलग से स्टडी रूम था जो उनकी बेटी ने खुद बनवाया था। उसका ये मानना था कि नीचे शोर रहता है तो ऊपर एक शांति मिलती है और वहां वो सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई कर सकती है। क्योंकि वो UPSC की प्रिपरेशन कर रही थी, यानी देश का सबसे मुश्किल एग्जाम, और इस बार वो पहला अटेम्प्ट देने वाली थी। अब जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं और जो वो देखते हैं, उसके बाद से वो दोनों शायद वो सुबह कभी नहीं भूल पाएंगे। उनकी बेटी फर्श पर पड़ी हुई थी, बेहोश, खून, चेहरे पर चोटें और पास में एक मोबाइल चार्जर की केबल। उन्होंने उसे आनन फानन में उठाया, नीचे लाए और अपनी गाड़ी में डाला। पूरी ताकत से वो अस्पताल की तरफ भागे और इस उम्मीद में कि शायद अभी वक्त है और वो बच जाएगी। लेकिन डॉक्टर्स ने देखा और जो कहा वो किसी भी माता पिता की जिंदगी के सबसे भारी शब्द होते हैं। शी वॉज ब्रॉड डेड। मात्र 22 साल की उम्र, IIT दिल्ली से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और अब UPSC का पहला अटेम्प्ट सामने था। एक पूरी जिंदगी थी जो अभी तक शुरू भी नहीं हुई थी, लेकिन उसके साथ ऐसा क्या हुआ और किसने किया, जानेंगे क्राइम सीन के आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जिस्ट का शो क्राइम सीन। ये कहानी असल में उस बुधवार की सुबह से नहीं, बल्कि उससे एक रात पहले से शुरू होती है। 21 अप्रैल 2026, दिन मंगलवार, राजस्थान का अलवर शहर। रात के करीब 10:30 बजे। अलवर के एक मोहल्ले में एक घर था। उस घर में एक औरत अकेली थी क्योंकि उसका पति बाहर था, और उसी गली में, उसी मोहल्ले में एक लड़का रहता था जो उनके परिवार को जानता था। उसके पति का दोस्त था। राहुल मीणा उसका नाम और 23 साल उसकी उम्र। अलवर का ही रहने वाला। उस रात राहुल उस घर में घुसता है और उस अकेली औरत पर हमला कर देता है। उसे दबोच लेता है, उसे काटता है और उसका गला दबाने की कोशिश करता है। और इतना ही नहीं, वो उसके साथ बलात्कार करता है और जाते जाते एक धमकी दे जाता है कि अगर किसी को भी बताया तो पूरे परिवार को मार दूंगा। इतना कहकर वो वहां से भाग जाता है, लेकिन औरत हिम्मत दिखाती है। अगले दिन पुलिस के पास जाकर FIR दर्ज होती है, लेकिन तब तक राहुल अलवर से भाग चुका था। वो 200 किलोमीटर दूर दिल्ली की तरफ निकल पड़ा था। उस रात अलवर से निकलते वक्त राहुल के पास पैसे नहीं थे, तो उसने एक मोबाइल फोन बेचा और उन पैसों से एक गाड़ी हायर की दिल्ली के लिए। अब गाड़ी वाले को पैसे चुकाने की नौबत आई तो उसे बिना पैसे दिए ही उतर गया और रात भर का सफर करके वो दिल्ली पहुंच गया, सुबह होने से ठीक पहले। इधर दिल्ली का कैलाश हिल्स, साउथ ईस्ट दिल्ली का एक पॉश इलाका जहां बड़े ऑफिसर्स रहते हैं, जहां हर घर में CCTV है और हर गेट पर गार्ड, जहां लोग ये सोचकर बसते हैं कि यहां तो सब सेफ है। राहुल वहां पहले काम कर चुका था और करीब 8 से 10 महीने तक वो एक IRS अधिकारी के घर में काम करता था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सीनियर ऑफिसर। उनके साथ उनकी पत्नी और उनकी बेटी वहां रहते थे। राहुल को उस घर के बारे में सब कुछ पता था। अब राहुल को यह नौकरी किसी सिफारिश से मिली थी। उन्हीं IRS ऑफिसर के एक जूनियर ने उसे भेजा था। एक रेफरेंस था और 20,000 रुपए सैलरी, ऊपर से कुछ बोनस। घर के कामों में भी वो हाथ बटाता था, सफाई करता था, बाजार से सामान लाता था और घर की चाबी उसे पता रहती थी कि कहां रखी जाती है। यानी घर का हर कोना कोना उसे याद था।
फैमिली का रूटीन क्या है ये उसे पूरी तरीके से पता था कि साहब सुबह कितने बजे जिम जाते हैं और मेम साहब उनके साथ जाती हैं, और जिस वक्त घर में कोई नहीं होता तो बेटी अकेले रहती है। ये सब उसने महीनों में देखा था, और यूं कह लें कि उसने ऑब्जर्व किया, नोटिस किया, जो उसके जहन को याद था। लेकिन उस घर में राहुल का रहना ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। पहले राहुल को ऑनलाइन गेमिंग की लत लग गई, 3 पत्ती और कई सारे बेटिंग एप्स, और अब जुए की दुनिया ने उसे अपनी तरफ खींच लिया था जहां वो हार रहा था। और पिछले कई महीनों में उसने करीब 7 लाख रुपए से ज्यादा पैसे गंवा दिए थे। एक घर में नौकर के लिए 7 लाख एक बहुत बड़ी रकम होती है, और उसे भरने के लिए उसने कॉलोनी के दूसरे डोमेस्टिक वर्कर्स से उधार लेना शुरू कर दिया। वो उधार तो लेता था लेकिन वापस नहीं करता था। हाउस होल्ड इवेंट्स के लिए जो उसको घर से पैसे मिलते थे, अब वो उसमें भी हेरा फेरी करने लगा था, जैसे अब झूठे बिल्स बनवा लेना। इधर जांच में एक और बात सामने आई कि राहुल अपनी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा प्रोस्टिट्यूट्स पर भी खर्च करता था। फोन में वो पॉर्न देखता था, और पुलिस ने उसमें कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर के लक्षण भी बताए। अब जब ये सारी बातें मालिक के कानों तक पहुंची, और जब पड़ोस के वर्कर्स की शिकायतें आई, और जब बिल्स में गड़बड़ी पकड़ में आई, तो उन्होंने एक फैसला किया और कहा कि राहुल को हटा देना चाहिए। 1.5 महीने पहले उन्होंने उसे बुलाया और कह दिया कि अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम जाओ। राहुल उस वक्त चला गया, लेकिन जाने से पहले उसके दिमाग में वो सब था जो उसने उन महीनों में देखा था। घर का पूरा लेआउट, स्पेयर की और बायोमेट्रिक लॉकर किस जगह रखा है वो भी उसे पता था, और उस सुबह का वो खाली वक्त जब घर में सिर्फ अकेली लड़की होती है। और अब 22 अप्रैल सुबह 6:24 पर एक इंसान उस इलाके के सीसीटीवी में आया, पीले रंग की शर्ट पहने हुए और कैलाश हिल्स की रेसिडेंशियल सोसाइटी के मेन गेट पर। वो आदमी बिल्कुल सामान्य चाल चल रहा था, जैसे कोई काम पर जा रहा हो, बिना किसी घबराहट के और बिना किसी जल्दबाजी के। और वो था राहुल मीणा। 6:30 पर वो सोसाइटी के अंदर था, और अब वो सीधे उस घर की तरफ बढ़ रहा था जहां पर उसने महीनों नौकरी की थी। उसे पता था कि स्पेयर की कहां रखी होती थी, क्योंकि घर के डोमेस्टिक स्टाफ के लिए वहां रखी जाती थी। और उस दिन रेगुलर मेड छुट्टी पर थी, माता पिता जिम में थे, और ऊपर छत पर एक 22 साल की लड़की थी। अब 6:39 पर राहुल उस घर के अंदर था। वो नीचे नहीं रुका, वो सीधे ऊपर गया, सीढ़ियां चढ़ता गया, और वो उस छत के स्टडी रूम तक पहुंच गया जिसे लड़की ने पढ़ाई करने के लिए बनवाया था, जहां उसकी किताबें थी, नोट्स थी और यूपीएससी के पुराने क्वेश्चन पेपर्स। सुबह का वक्त था, वो पढ़ाई कर रही थी, पूरी तरह बेखबर। उसने दरवाजा खोला, और दरवाजा खोलते ही लड़की ने उसे देख लिया। एक जाना पहचाना चेहरा, और वही आदमी जो महीनों तक इसी घर में रोज आता जाता था। राहुल ने एक भी पल इंतजार नहीं किया, और उसके हाथ में कोई भारी चीज थी, और उसने उससे उस लड़की पर हमला कर दिया। सिर पर चोट लगी, और इतनी ताकत से कि नेजल बोन फ्रैक्चर हो गई। लड़की नीचे गिर गई, लेकिन फिर भी वो लड़ी। उसने अपना बचाव करने की कोशिश की, चीखी चिल्लाई, पर स्टडी रूम छत पर था और नीचे कोई नहीं था, तो आवाज कहीं नहीं पहुंची। राहुल ने मोबाइल चार्जर की केबल उठाई, और वो केबल जो उस रूम में पड़ी थी, और उसे उस लड़की की गर्दन के चारों तरफ लपेट दिया, और उसे कसता चला गया, और तब तक जब तक लड़की की सांसें नहीं रुक गईं। उस कमरे में अगले कुछ मिनट्स में क्या हुआ, इसकी डिटेल्स अभी भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, लेकिन जो सामने आया वो यह है कि राहुल ने उस बेहोश, उस मरती हुई लड़की के साथ बलात्कार किया। और इसके बाद भी राहुल रुका नहीं, क्योंकि अभी उसके पास एक और काम था, उसे पैसे लेने थे। उसने उस लड़की को उस हालत में पकड़ा, उसे खींचा और स्टडी रूम से बाहर ले गया। सीढ़ियों से लेकर नीचे गया, जहां खून से फर्श सन गया था। खींचते खींचते वो उसे नीचे ले गया, और घर में एक बायोमेट्रिक लॉकर था। राहुल को इसके बारे में पहले से पता था। वो उस लॉकर तक पहुंचा और उस बेहोश लड़की, या शायद मर चुकी लड़की की उंगलियां उठाई और लॉकर के फिंगरप्रिंट सेंसर की तरफ रखी। उसने उसे खोलने की कोशिश की,
लॉकर नहीं खुला, शायद ब्लड की वजह से सेंसर काम नहीं किया। इसके बाद राहुल एक स्क्रू ड्राइवर उठाता है और लॉकर को जबरदस्ती तोड़ता है और उसके अंदर पड़ा था 2.5 लाख कैश और इसके साथ कुछ कीमती सामान। वो सब उठाया और साथ ही लड़की का आईफोन भी उठाया और उसे अपनी जेब में रख लिया। उसके कपड़ों पर खून के निशान थे और उसने घर में ही कपड़े बदल लिए, जूते भी बदल दिए और ब्लड स्टेन्ड कपड़े वो वहीं छोड़ गया। दरवाजा खोलकर वो बाहर निकल गया और करीब 7:20 पर सीसीटीवी ने उसे घर से बाहर निकलते हुए रिकॉर्ड किया। कुल 41 मिनट तक वो शख्स घर के अंदर रहा और अब बाहर निकलते ही उसने फोन निकाला और सीसीटीवी में वो कॉल करते हुए नजर आया। उसने अपने कजन त्रिलोक को कॉल किया और त्रिलोक दिल्ली में ही रहता था और उस कॉल में राहुल ने त्रिलोक को बताया कि मैंने दिल्ली में बहुत बड़ा कांड कर दिया है, मैं अब मरने वाला हूं, पुलिस मुझे पकड़ लेगी। उसके बाद वो एक ऑटो लेता है और द्वारका की तरफ चल देता है। वहां एक ओयो होटल था और उसने अंदर जाकर अपना नाम राहुल कुमार बताया। उसके पास आईडी नहीं थी और उसने आधार नंबर दिया। इसके साथ 15,000 रुपए कैश में उसने ये रूम लिया और अंदर चला गया। होटल मैनेजर ने बाद में बताया कि बिल्कुल वो नॉर्मल लग रहा था, बहुत शांत और पोलाइट। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसने इतना बड़ा कांड किया होगा। राहुल उस होटल के कमरे में बैठा था, मे भी टीवी देख रहा होगा या सो रहा होगा, खाया भी होगा उसने, यानी सब कुछ उसके लिए नॉर्मल जैसा ही था। अब उसी वक्त कैलाश हिल्स में उस घर के माता पिता जिम से लौट रहे थे। उन्होंने अपनी बेटी को उस हालत में पाया, खून से लथपथ पड़ी हुई। वो उसे लेकर हॉस्पिटल दौड़े और तुरंत पुलिस को खबर दी। अब सुबह करीब 8:45 बजे जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सदर्न रेंज विजय कुमार की टीम कैलाश हिल्स पहुंची। इसके बाद फॉरेंसिक टीम आई और क्राइम सीन देखा गया। छत का वो स्टडी रूम, खून, टूटा हुआ लॉकर, केबल, बदले हुए कपड़े और वो निशान बता रहे थे कि उस लड़की ने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई की थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली और पीली शर्ट में एक शख्स दिखा। घर वालों ने उसे तुरंत पहचान लिया, राहुल मीणा। इसके बाद पुलिस ने 15 टीम्स बनाई, दिल्ली और राजस्थान दोनों तरफ। तभी एक खबर आती है अलवर से। 21 अप्रैल की रात, यानी मात्र एक दिन पहले, और वहां पर एक रेप की एफआईआर दर्ज हुई थी जिसकी सारी डिस्क्रिप्शन राहुल से मिलती थी। 12 घंटे, 2 स्टेट्स, 2 क्राइम, और वो आदमी जिसने ये सब किया वो अभी भी दिल्ली में ही था। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में राहुल एक ऑटो में बैठता हुआ नजर आया। अब पुलिस ने देर ना करते हुए उस ऑटो वाले को तुरंत खोज निकाला। अब ऑटो ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि उसने उस सुबह कैलाश हिल्स के पास से एक आदमी को उठाया था और उसे द्वारका छोड़ दिया था। सीसीटीवी से पूरा रूट जो है ट्रेस किया गया। अब इन सब के सहारे पुलिस एक होटल तक पहुंची। रूम नंबर भी पता चल गया और राहुल कमरे में ही बैठा हुआ था। अब उसने कोई ड्रामा नहीं किया, कोई चीख नहीं मारी, कोई भागने की कोशिश नहीं की। वो बस बैठा था और इस इंतजार में बैठा था कि जैसे पुलिस आ रही हो। अब पुलिस ने तलाशी ली जिसमें कैश मिला, ज्वेलरी मिली और उस लड़की का आईफोन मिला जो राहुल अपने साथ लेकर गया था। इंटेरोगेशन शुरू हुई और राहुल बिल्कुल शांत, नॉर्मल, कैजुअल, जैसे किसी आम दिन की बात हो रही हो। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने पीटीआई को बताया कि आम तौर पर जब कोई इतना बड़ा जुर्म करता है तो वो कोई रिएक्शन जरूर देता है, गुस्सा, बेचैनी, घबराहट, रोना, या फिर कम से कम डर तो लगता है उसको। लेकिन राहुल में कुछ नहीं था, वो बिल्कुल कैजुअल था, जैसे ये सब नॉर्मल हो। उसने बताया कि वो पैसे मांगने गया था, उसे कर्ज चुकाना था और राहुल ने बताया कि वो उस लड़की को दीदी कहकर बुलाता था। उसने कहा अगर दीदी पैसे दे देती तो ऐसा नहीं होता। इसके बाद वो कहता है कि उसे चोरी करने का अफसोस नहीं है, पर मारना नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया। 23 अप्रैल को राहुल साकेत कोर्ट में पेश किया गया, जहां 4 दिन की पुलिस रिमांड मिली। कोर्ट ने माना कि इन्वेस्टिगेशन के लिए कस्टडी बहुत जरूरी है। इधर फॉरेंसिक टीम ने क्राइम सीन रिक्रिएट किया।
राहुल को वापस उस घर ले जाया गया और उसने खुद हर स्टेप दिखाया, कैसे घुसा, कहाँ गया, क्या किया, एक एक डिटेल। इस दौरान पुलिस ने 2 मोबाइल फोन्स भी रिकवर किए। एक वो आईफोन जो राहुल उस लड़की का उठा कर ले गया था और दूसरा वो फोन जो वो खुद इस्तेमाल कर रहा था फ्यूजिटिव के तौर पर। और अब दोनों की फॉरेंसिक एग्जामिनेशन भी चल रही है। इधर एम्स दिल्ली के फॉरेंसिक मेडिसिन हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने बताया कि डीएनए प्रोफाइलिंग रिपोर्ट 15 दिन में आ जाएगी। और इस बीच पुलिस की एक टीम राहुल के गांव अलवर भी पहुंची। अब वहां से जो इन्फॉर्मेशन आई वो ये थी कि राहुल और उसके पिता दोनों की रेपुटेशन एग्रेसिव बिहेवियर की थी। पिता शराब के एडिक्ट थे और राहुल को गांव में कोई पसंद नहीं करता था। लोग उससे दूरी बनाकर रखते थे। इधर राहुल की मां ने रिपोर्टर्स को बताया कि उनका बेटा अच्छा था, शांत था, पढ़ाई में भी अच्छा था। उन्होंने कहा कि उन्होंने आखिरी बार 21 अप्रैल की रात उससे बात की थी। उसने बताया कि वो किसी शादी में जा रहा है और उसके बाद से उससे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। और अगले दिन सीधे पुलिस घर पर आई। राहुल की बहन ने अलवर की रेप की खबर को बिल्कुल झूठ बताया। उसने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग के कर्ज की वजह से उस औरत ने उस पर आरोप लगाए हैं। उसने ये भी कहा कि शायद किसी पुराने झगड़े की वजह से उसे फंसाया जा रहा है। लेकिन पुलिस के पास सीसीटीवी है, कन्फेशन है, डीएनए एविडेंस है और वो आईफोन भी है। और तो और अलवर की उस औरत की एफआईआर भी। एविडेंस की चेन मजबूत है और हर तरफ से राहुल के बारे में जो बैकग्राउंड निकला वो ये था कि वो 7 लाख से ज्यादा पैसे जुए में हार गया। उसने 3 मोबाइल फोन्स अलग अलग लोगों को बेचे जिन्हें पुलिस अभी भी ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। और वो कॉलोनी में दूसरे वर्कर्स से भी उधार लेता था जिन्हें उसने कभी वापस नहीं किया। और जब घर के मालिक ने उसे निकाला तो उसके पास एक ही रास्ता था, उसके हिसाब से उस घर में वापस जाना और जो भी चाहिए उसे ले आना। जॉइंट सीपी विजय कुमार ने मीडिया को बताया कि जब उसे कैलाश हिल्स में काम छोड़ने के लिए कहा गया तो ये पॉसिबल है कि उसके मन में बदले की भावना आई। वो घर की हर जानकारी रखता था और फैमिली का पूरा रूटीन जानता था और उसने इसी इनसाइडर इंफॉर्मेशन का पूरा इस्तेमाल किया। इस बीच कैलाश हिल्स के लोग डरे हुए हैं। ये वो इलाका है जो सेफ माना जाता था और यहां ये हो गया। लोग अपने घर के डोमेस्टिक वर्कर्स की बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की बात करने लगे हैं, लेकिन इस घर में तो सब कुछ चेक था ना, किसी और का रेफरेंस था, ट्रस्टेड सोर्स था, इसके बावजूद ये हो गया। अब क्योंकि जो भीतर होता है वो बाहर से नहीं दिखता। राहुल के भीतर क्या था ये महीनों में किसी को नहीं पता चला। जुआ, कर्ज, अय्याशी और गुस्सा और एक ऐसी सोच जो किसी की जान की कीमत को नहीं आती। वो लड़की आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएट थी, यूपीएससी एस्पिरेंट थी और एक बेटी जिसके माता पिता ने उसे आईआईटी तक पहुंचाने के लिए जो मेहनत की होगी और जो सपने देखे होंगे वो सब उस सुबह 41 मिनट में खत्म हो गया। राहुल मीणा पर रेप, मर्डर और रॉबरी की धाराएं लगी हैं और इधर अलवर केस अलग से चल रहा है। फिलहाल साकेत कोर्ट में यह मामला है और डीएनए रिपोर्ट अभी भी आना बाकी है। फॉरेंसिक एनालिसिस अभी भी जारी है और साथ में जांच अभी भी कई एंगल्स पर चल रही है। पुलिस ये भी देख रही है कि क्या कोई और भी इस क्राइम में शामिल था जिसका अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। और जो भी सबूत हैं वो बहुत ज्यादा मजबूत हैं। सीसीटीवी फुटेज, कन्फेशन, रिकवरी कैश, ज्वेलरी, आईफोन और अलवर की एफआईआर। फिलहाल अब ये लड़ाई कोर्ट में जाएगी। वकील होंगे, दलीलें होंगी, लेकिन उस स्टडी रूम में उस लड़की के नोट्स अभी भी कहीं रखे होंगे और यूपीएससी के क्वेश्चंस पेपर होंगे। एक सपने की तैयारी जो अधूरी रह गई। वो कमरा जो इसलिए बनवाया गया था कि वहां शांति मिलती है और जिसपे एक 23 साल का लड़का मात्र 41 मिनट में उस सब पर पानी फेर गया। क्यों? क्योंकि उसे जुए का कर्ज चुकाना था। मानना नहीं चाहिए था, हो गया। क्या बस इतना ही गिल्ट काफी है? क्राइम सीन के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। ये केस अभी जारी है और जैसे जैसे कोर्ट में नई इंफॉर्मेशन आएगी हम कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचा सकें। फिलहाल आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम है अंकित
कैमरे के पीछे थे हमारे साथी फरहान हैदर, साउंड पर हैं संदीप पांडे जी और आप देख रहे हैं जिस्ट का शो क्राइम सीन।